धरती पर जिंदा लोगों की मौजूदगी बेशक ज्यादा अहम है, लेकिन हर रोज लाखों लोग मरते हैं और अपने प्रियजनों को आखिरी विदाई देने के हमारे तरीके भी बढ़ने लगे हैं। निएंडरथल आदि मानव मृतकों को दफनाते थे। इस लिहाज से ये परंपरा 70,000 साल से ज्यादा पुरानी है। दूसरी परंपरा है मुर्दे को जलाने की। ये भी कम से कम 20,000 साल पुरानी तो जरूर होगी। दोनों तरीके धार्मिक हिसाब से काम करते हैं। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी बिरादरी अपने मृतकों को दफनाती है, जबकि हिंदुओं, सिखों और जैनियों में दाह संस्कार की रिवायत है। लेकिन आज की दुनिया में दोनों तरीके मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। द्वीपों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जगह की कमी हो रही है। हांगकांग में दफनाने या दाह कर्म के लिए मैदान या जगह की कीमत $1.5 लाख तक है और सालों लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। ब्रिटेन में कब्रिस्तान जल्द ही भर जाएंगे। ब्राजील के सेंटोस में एक 14 मंजिला वर्टिकल कब्रिस्तान खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जमीन पर जगह बची ही नहीं है। ग्रीस और नीदरलैंड्स जैसे देशों में 3 से 30 साल तक के लिए कब्रें लीज पर दी जाती हैं। उसके बाद अवशेष हटाकर उस जगह को नए मृतकों के लिए खाली कर दिया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कहीं भी समान सिस्टम नहीं है, और फिर उस तरह का सिस्टम समस्या भी पैदा करता है, क्योंकि हम पुरानी जगहों को इस्तेमाल तो करते नहीं। जूली रग का काम घिनौना लग सकता है। वो समुदायों का अध्ययन कर पता लगाती हैं कि अपने मृतकों के साथ वे क्या करते हैं। इस समय हमारी मुश्किल आकार या पैमाने को लेकर है। संख्या कम होने पर, यानी बहुत छोटे समुदायों के पास अपने पारंपरिक तरीके हैं तो वो चल जाता है, लेकिन जब आप बड़े शहरों का रुख करते हैं तो आपको सही ढंग से हर चीज नियोजित करनी होती है। शहर 2 गुने 3 गुने हो रहे हैं। जगह की चिंता तो एक बात है, मूल समस्या नियोजन की है। पर्यावरणीय लिहाज से देखें तो दफनाना या जलाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। शायद सबसे ज्यादा असर ईसाइयों के दफनाने की प्रक्रिया से पड़ता है, जिसमें काफी संसाधन खर्च होते हैं, खासकर उन देशों में जहां शव को ताबूत या कास्केट में रखा जाता है। अकेले अमेरिका में 10 लाख टन से ज्यादा का कंक्रीट हर साल शव कक्ष में पड़ता है। 10,000 टन इस्पात, तांबा और कांसा कास्केट बिछाने में खप जाता है। लाखों एकड़ जंगल काट दिए जाते हैं। शवों पर लेप लगाने का रुझान भी बढ़ा है। शरीर के द्रव सूख जाते हैं तो मृत देह को एक जीवन जैसा आभास देने के लिए रसायन मले जाते हैं। ये तरीका मम्मी के दौर में था, जिसकी वापसी 19वीं सदी के मध्य में हुई, जब ठीक से न रखे जाने के कारण शव फटने लगे। अमेरिकी गृह युद्ध के दिनों में युद्ध के मैदान में दम तोड़ रहे सैनिकों के शव जब वापस लाए जाते थे तो झुलसा देने वाली गर्मी से उस समय के साधारण ताबूतों के भीतर गैस बन जाती थी। अपनों के ऐसे छत विछत शव भला उनके परिजन कैसे देख पाते। इसीलिए युद्ध में तैनात सर्जनों ने शवों पर लेप लगाना शुरू किया। समय के साथ लेप में आर्सेनिक और पारे का इस्तेमाल होने लगा और हाल के समय में कैंसर कारक फॉर्मेल्डिहाइड का। ये चीजें ताबूत से रिसकर मिट्टी में मिल जाती हैं और फिर कब्रिस्तानों के आसपास के भूजल को दूषित कर देती हैं। पर्यावरण की बढ़ती चिंताओं और दफनाने की बढ़ती लागत के साथ पश्चिम में ज्यादातर लोग शवों को जलाने का विकल्प चुन रहे हैं। लेकिन शव जलाना भी उतना ही विषैला हो सकता है। ब्रिटेन में पाया गया कि हवा में 16% पारा जलाए गए शवों के दांतों की फिलिंग से निकला था। किसी भी तरीके से जलाने पर लाखों टन CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हवा में मिल जाती हैं। दुनिया भर में ऐसे लोगों के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं जो अपनी मृत्यु से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में मिलते हैं अपने संभावित क्लाइंट से। शायद वो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अपनाएंगे। इसे वाटर क्रिमेशन कहा जाता है। हाल ही में इसे कानूनी दर्जा मिला है और कुछ देशों में इंसानों के लिए उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में शव को पानी और एल्कली के मिश्रण वाले एक सीलबंद चैम्बर में उच्च तापमान और उच्च दबाव पर डुबो दिया जाता है। कुछ घंटे बाद सिर्फ हड्डियां बचती हैं। वो भुरभुरी होकर आसानी से चूर चूर हो जाती हैं।
परिजन राख ले जा सकते हैं। इसमें आग से होने वाले दाह कर्म से 6 गुना कम कार्बन फुटप्रिंट रहता है, 7 गुना कम ऊर्जा की खपत होती है। लोग इसे बेहतर मान रहे हैं। आप पक्का यही सोच रहे होंगे कि पानी में मिल जाने वाले अवशेषों का क्या होगा। काम खत्म करने के बाद आपको अर्क वापस मिल जाता है, वो है शरीर का द्रव्य हिस्सा। उस द्रव को आप बोतल में भरकर रख सकते हैं, जिससे उर्वरक बन सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो उसे जार में भरकर मरने वाले के दोस्त को दे देते हैं। लेकिन हर किसी को ये आइडिया हजम नहीं होता। इसी के चलते ये टेक्नोलॉजी रुकी हुई है। छी छी वाला भाव जो है, जैक की तरह, जिसका भविष्य फिर से मिट्टी में मिलना है। क्या आपने लिविंग कॉफिन के बारे में सुना है? पूरी तरह से मशरूम से बना। इससे लोग धरती को प्रदूषित करने से बचेंगे, बल्कि उसे और समृद्ध ही बनाएंगे, क्योंकि माइसीलियम धरती के सबसे बड़े रिसाइकलर की तरह है। वो हमें पौधों का भोजन बना देते हैं, तो क्यों ना वैसा ही होने दें। मशरूम से बने ताबूत करीब 45 दिन में खुद को और शव को कंपोस्ट में तब्दील कर देते हैं। उससे मिट्टी को मदद मिल सकती है। अगर आप सदियों पुरानी सोच वाले हैं, परंपरावादी हैं, तो ठीक है, पुराने ढंग से ही दफनाइए, लेकिन थोड़ा बदल कर। ग्रीन बैरियल का मतलब है बिना लेप लगे शव को बिना वॉल्ट वाली कब्र में दफनाना, जैसे कि खेत, जंगल या घास के मैदान में। देह को कुदरती ढंग से डिकम्पोज होने देकर अपने मूल तत्वों में वापस मिलाने की तरह है। दफनाने का ये तरीका भी पारंपरिक जैसा ही है, लेकिन ये तरीका सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से संपन्न होता है। जगह बेशक घेरता है, फिर भी एक ग्रीन और साफ सुथरा विकल्प तो है ही।